बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के हिंदी विषय के नए कोर्स का पाठ 4 प्रेमचंद के फटे जूते। है ना बच्चों, जो आपका नया सिलेबस आया है उसके अंतर्गत पाठ 4 जो है वो है प्रेमचंद के फटे जूते। इसके पहले हमने पाठ पढ़ा था सांवले सपनों की याद, जो कि आपके कोर्स में पाठ 3 था। ठीक है बच्चों, पाठ 3 था वो, और यह पाठ 4 है, जबकि आपकी बुक में अलग से दे रखा है, लेकिन फिर भी आपका जो नया सिलेबस है उसके अंतर्गत ऐसा दे रखा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो पाठ 5 है ये छोड़ दिया गया है, इसे छोड़ दिया गया बच्चों, अभी इसका नाम नहीं आया पाठ में। उसी प्रकार ये पाठ 3 जो था उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये भी छोड़ दिया गया है। ठीक है, नाना साहब की पुत्री वाला भी छोड़ दिया गया है, और अगला जो पाठ दे दिया गया है प्रेमचंद के फटे जूते। है ना, प्रेमचंद के फटे जूते। तो आपका पाठ 1 था 2 बैलों की कथा, दूसरा लासा की ओर, तीसरा है सांवले सपनों की याद, और चौथा है प्रेमचंद के फटे जूते। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ेंगे प्रेमचंद के फटे जूते, जो कि एक व्यंग है, और इसके जो व्यंगकार है हरिशंकर परसाई। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इसमें किस बारे में बताया गया, ताकि हमको पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ बताया गया प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है। तो इसमें किस पे व्यंग किया गया बच्चों? आज की जो दिखावे की प्रवृत्ति है और अवसरवादिता जो आज के समाज में फैली हुई है, उस पर व्यंग किया गया है इस व्यंग के माध्यम से। तो इस पाठ का नाम है प्रेमचंद के फटे जूते, और यह प्रेमचंद जो है ये हमारे जो प्रमुख साहित्यकार है, कहानी सम्राट है, वो प्रेमचंद है, और उनके बारे में ही लिखा हुआ है यहाँ पर। तो चलो बच्चों पढ़ते हैं। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने। तो लेखक जो है हरिशंकर परसाई जो है प्रेमचंद का चित्र देख रहे हैं, है ना, प्रेमचंद का चित्र देख रहे हैं। तो प्रेमचंद कौन है बच्चों? हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार, कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद जिन्हें कहा जाता है वो है। और इनकी कहानी 2 बैलों की कथा आप अभी पढ़ चुके हो इसी कक्षा में। 2 बैलों की कथा जो कहानी है वो प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई है। ईदगाह, पंच परमेश्वर आदि कहानी आपने पढ़ी होगी। ईदगाह तो आपने अभी कुछ 1-2 क्लास पहले पढ़ी होगी, जिसमें हामिद जो है वह अपनी दादी के लिए चिमटा लेके आता है, तो आपको याद आ गई होगी बच्चों। तो प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। तो यह लेखक यह देख के, चित्र देखकर यह मन में विचार कर रहे हैं। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं, कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई है, पर घनी मूछे चेहरे को भरा भरा बतलाती है। मतलब गालों की हड्डियां उभर आई है, कनपटी चिपकी है, तो भी मूछों के कारण उनका चेहरा थोड़ा भरा भरा सा दिखाई दे रहा है। पांवों में कैनवास के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पत्ती निकल जाती है ना। बंद जो है, जूते को बांधने वाले जो बंद फीते हैं, उनकी जो ऊपर की लोहे की पत्ती होती किनार पे, वह निकल आई है, और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। तो ऐसे उनके जूते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। तो उनका जो एक जूता है वो तो ठीक है, लेकिन जो बाएं पांव का जूता है उसमें छेद हो गया है, और उसमें उससे अंगुली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। अब यहाँ लेखक ये सोच रहे हैं कि फोटो खिंचाने के लिए तो लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, अच्छा जो भी उनके पास अच्छा हो वो लेके जाते हैं, पहन के जाते हैं। तो यदि प्रेमचंद के पास फोटो खिंचाने की यह पोशाक है कि उनका एक जूता तो फटा हुआ है, तो वास्तव में जब वो रोजाना के जो कपड़े पहनते होंगे वो कैसी पोशाक होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, यह जैसा है वैसा ही फोटो में खींच जाता है। फिर यहाँ लेखक सोच रहे हैं कि नहीं, प्रेमचंद जैसे व्यक्ति अलग अलग पोशाकें नहीं पहनते होंगे, वो तो जैसे थे वैसे के वैसे फोटो खिंचाने भी आ गए होंगे। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। वह लेखक जो है प्रेमचंद के चेहरे की तरफ देखकर सोच रहे हैं कि क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे
ये मेरे साहित्यिकपुर के बच्चों प्रेमचंद के लिए लिखा गया कि उनको देखकर वो सोच रहे हैं कि तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है, क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। मतलब प्रेमचंद ने जब फोटो खिंचवाया था तब उनके चेहरे पर पूरी तरह से मुस्कान भी उभर कर नहीं आई थी, क्योंकि वो दर्द जो उनके जीवन में वास्तव में था, है ना, जो दर्द की गहरी छाया थी, उसको ढकेल कर वो मुस्कान लाते लाते ही फोटोग्राफर ने क्लिक कर दिया होगा। और अब मुस्कान नहीं, वास्तव में उपहास है, व्यंग है जो उनके चेहरे पर अभी दिखाई। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते, फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता न हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। तो यहाँ पर यह व्यंग लिखा हुआ है बच्चों, व्यंग है मतलब व्यंग की भावना है यहाँ पर। और यह आज के समाज पर व्यंग किया गया है कि प्रेमचंद जैसे महान कलाकार भी जब फटे जूते पहनने में कोई परहेज नहीं करते थे, उसके बावजूद आज के समाज के लोग छोटी छोटी बातों में भी बहुत संकोच करते हैं। तुम तो फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं, मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं मतलब मांगे हुए कोट से ही वर मतलब दूल्हा बन जाते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीबी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। तो इस प्रकार से यहाँ व्यंग किया गया है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर होती है। मतलब एक जूते की जोड़ी के बदले में 2500 टोपियां आ सकती है। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ, तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। इतने महान कलाकार भी फटा हुआ जूता पहने हुए है, फोटो खिंचा रहे और बिना किसी संकोच के ही। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है, अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पांव सुरक्षित है, मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। मतलब आज की जो पीढ़ी है बच्चों, वह अपनी जो है कुछ भी कमी है उसको छुपाने के पीछे ही लगी हुई है, कुछ भी दिखाना नहीं चाहती, छुपा लेगी वो। जबकि प्रेमचंद जैसे व्यक्ति बिल्कुल सहज स्वभाव के थे, वह कुछ भी नहीं छुपाते थे। ठीक है, अब आगे है बच्चों, तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई भी जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया है? तो बच्चों ये जो होरी का गोदान हो गया, इसका यह मतलब है कि जो गोदान जो है
वह प्रेमचंद का सबसे प्रमुख उपन्यास है ना, महान उपन्यास है वो। और गोदान का जो नायक था, मुख्य नायक था होरी, और होरी की आखिरी इच्छा यह थी कि वह गोदान करना चाहता। गोदान मतलब गाय का दान करना चाहता था अपनी मृत्यु के समय में, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे और वह नहीं कर पाया। और बिना गोदान कर ही वह, क्योंकि होरी एक किसान था, वह बहुत गरीब था और उसकी इच्छा थी कि वह मृत्यु के समय में गोदान करे, गाय का दान करे ब्राह्मण को, लेकिन पैसे नहीं थे, वह गोदान नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर यही व्यंग किया गया है कि तुम्हारी मुस्कान क्यों थी, क्या होरी का गोदान हो गया है? क्योंकि उपन्यास में गोदान वह नहीं कर पाता और उसकी मृत्यु हो जाती। तो यहाँ पे ये लिखा है कि क्या होरी का गोदान हो गया है? क्या पुस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई है? पुस की रात जो है प्रेमचंद की कहानी है, जिसका प्रमुख पात्र हल्कू था। वह ठंड के कारण खेत में सोया ही रह जाता है और नीलगाय पूरा खेत चर जाती है। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? तो सुजान भगत भी इनकी ही एक प्रमुख रचना थी बच्चों। नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। तो यहाँ पे कफन जो कहानी थी बच्चों, इनकी कफन कहानी का प्रमुख जो पात्र था माधो, वह कफन के पैसे से शराब पी जाता है। तो यहाँ पे इसीलिए उसका यहाँ पर बताया गया है, वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, कैसे फट गया? यह मेरी जनता के लेखक है ना, वो पूछ रहे हैं कि तुम तो जनता के लेखक हो, क्योंकि उन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी थी वो सामान्य जनता को ध्यान में रखकर लिखी थी। तो यहाँ लेखक यही कह रहे हैं कि मेरी जनता के लेखक, तुम्हारा जूता कैसे फट गया? यह बहुत चक्कर काटते रहे। क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तकादे से बचने के लिए मील दो मील का चक्कर लगाकर घर लौट रहे? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी जाने आने में घिस गया था। तो यहाँ पे कुंभन दास का जो उल्लेख किया गया बच्चों, तो कुंभन दास जो है वह भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं, है ना, भक्ति काल के जो प्रमुख कवि है। और इन्हें अकबर के दरबार में बुलाया गया था। तो वहाँ अकबर के दरबार उस समय फतेहपुर सिकरी था, तो वहां पर कुंभन दास अकबर से मिलने के लिए गए थे, इसलिए उनका उल्लेख किया गया है कि कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी जाने आने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। पनैया मतलब जो देसी जूते होते हैं उसके बारे में ही कहा गया है। तो उन्होंने, कुंभन दास ने लिखा था कि आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। आते जाते हुए मेरे जूते मतलब पैरों में पहनने के जो है वो घिस गए हैं और मैं हरि का नाम भी भूल गया हूँ। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करबो परे सलाम, है ना, जिनको देखने से दुख उपजता है, दुख होता है, ऐसे लोगों को भी सलाम करना पड़ता है। कुंभन दास ने अकबर के बारे में लिखा था, चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं है, तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो परत दर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे, टीलों से समझौता भी तो हो जाता। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती है, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती है। तो यहाँ पर इसलिए कहा गया बच्चों कि तुम टीले से टकराए हो, तुम रास्ता बदल सकते थे। तो प्रेमचंद जो थे बच्चों आदर्शवादी लेखक थे। आदर्श, उनके हर जो रचना थी उसमें एक आदर्श जरूर आखिरी में प्रस्तुत होता है, और वह बिना आदर्श के कोई भी कुछ भी नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो किसी भी चीज से समझौता नहीं कर सकते थे। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि तुम समझौता भी कर सकते थे। तुम समझौता कर नहीं सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी, वही नेम धर्म वाली कमजोरी, है ना। होरी जो मैंने बताया था गोदान का मुख्य पात्र था, होरी किसान था और वह नेम धर्म नियम धर्म पर चलने वाला था, है ना, नियम धर्म पर चलने वाला था। और कर्ज की स्थिति में आखिर में उसकी मृत्यु हो जाती है, अपनी आखिरी इच्छा भी वो पूरी नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे लिखा कि जो होरी को ले डूबी वही नेम धर्म मतलब नियम धर्म वाली कमजोरी थी। क्या तुम्हारी भी नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी।
मतलब नियम धर्म कोई बंधन नहीं बल्कि मुक्ति है। तुम्हारी यह पांव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की अंगुली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ, यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो अंगुली छिपाए और तलुए घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई पर पांव बच रहा और मैं चलता रहा, मगर तुम अंगुली को ढांकने की चिंता में तलुए का नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे? तो यहाँ पर लेखक स्वयं के बारे में कह रहे हैं कि क्योंकि वो तो अंगुली ढक रहे हैं लेकिन उनका तलवा तो घिस गया है, इसलिए तुम अंगुली को ढकने की चिंता में लगे हो और तलुए का नाश हो रहा, तो तुम आगे कैसे चलोगे? जबकि प्रेमचंद जी अंगुली को नहीं छुपा रहे थे, है ना, उनके आगे का फट गया था, अंगुली बाहर दिखाई दे रही तो भी उसको छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ। तो यहाँ पे लेखक यह कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझ रहा हूँ, क्योंकि यह व्यंग किस पे किया गया है? आज के दिखावे की संस्कृति पर।